नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आरएसएस जासूसी कांड के मुद्दे पर हंगामे की वजह से संसद का मानसून सत्र 2 सप्ताह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि सरकार बहस करने से भाग रही है। आजमगढ़ से 4 बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने एबीसी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार ने चोरी की है, सरकार ने गलती की है, इसलिए संसद में बहस करने से मोदी सरकार भाग रही है। सरकार को देश की जनता, अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। रह रहकर संसद ठप किए के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी जगह पर सही है, सत्ता पक्ष के लोग ही मनमानी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर देश का अन्नदाता किसान 9-10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। आज तक जिम्मेदार लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हो, कोई किसानों से बात तक नहीं करने आया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को खुलेआम बेचा जा रहा है, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इन मुद्दों पर जब विपक्ष बहस करना चाहता है तो सरकार भाग रही है। किसानों, बेरोजगारी, नेताओं, अधिकारियों की जासूसी जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों के सवालों पर मोदी सरकार बहस करने को तैयार नहीं है। जासूसी कांड के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि अब तक के भारत के इतिहास में कभी किसी सरकार ने जासूसी नहीं कराई। इस सरकार में हर मंत्री, अधिकारी, विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है, जो लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। बात देंगे जो आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपनी जगह पे सही है। सत्ता पक्ष के लोग मनमानी कर रहे हैं। जैसे आज लगभग 9-10 महीने से हमारे देश का किसान, अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर के। आज तक जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं जा सके। देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार की प्रॉपर्टी, उसको ये लोग बेच दे रहे हैं खुलेआम, जिससे बेरोजगारी फैल रही है, बढ़ रही है बेरोजगारी। तो इन मुद्दों पे जब हमारे विपक्ष के लोग बहस करते हैं तो सरकार भागती है, बहस नहीं करना चाहती है। तो जासूसी वाला मामला है जिस पर विपक्ष खड़ा हुआ है। देखिए, जासूसी का जो मामला है, अब तक के भारत के इतिहास में कभी ये नहीं मिला कि कोई इतनी जासूसी करवाए। हर मंत्री का, हर अधिकारी का, हर मुख्यमंत्री का, हर मंत्रियों का, विपक्ष के नेताओं का जासूसी कराना ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। सरकार क्यों भाग रही है इस पर चर्चा से? सरकार गलती की है, सरकार ने चोरी किया, सरकार ने गलत किया है, इसलिए भाग रही है। जवाब, उसके पास जवाब देने की स्थिति नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे, भाग रहे हैं, बेहाई कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसे जो करोड़ों रुपए घंटा खर्च होता है, सब बहुत ज़्यादा हो रहा है? ये करोड़ों रुपया तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही लोकसभा चल रही है, तब भी खर्च होता था, आज भी खर्च हो रहा है, पहले भी खर्च होता था। चाहे किसी गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, चाहे मोर्चे की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, या लेकिन इस तरीके से कोई भागता नहीं जवाब देने से। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कि देश की जनता से माफ़ी मांगे कि जो जासूसी किया है, अन्नदाताओं से माफ़ी मांगे, देश की जनता से इसलिए माफ़ी मांगे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं, हर प्रॉपर्टी, और जांच की जाए, और इसकी जांच की जाए। नेशनल इंडस्ट्रीज बिंद्रा बाजार में आयकर विभाग आजमगढ़ के गोपनीय विभाग की सूचना पर आयकर विभाग आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी के आयकर विभाग की टीमों ने बृहस्पतिवार को छापा मारा। टीम में शामिल कुल 54 लोगों में 2 ज्वाइंट कमिश्नर SIB, 3 डिप्टी कमिश्नर, 4 असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग, अर्दली, ड्राइवर व सिपाही जांच टीम में रहे। बृहस्पतिवार को दोपहर में जैसे ही टीम पहुंची, इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि बिंद्रा बाजार में हड़कंप मच गया। अगल बगल व आसपास के लोगों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। टीम देर रात्रि जांच करती रही।
बाहर से किसी भी मीडिया कर्मी समेत अन्य को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। वहीं कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया था। जांच की टीमें देर रात तक जांच करती रही, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अधिकारी कह रहे थे कि जो भी जांच की रिपोर्ट है वो विभागीय लोगों को सौंप दी जाएगी। वहीं देर शाम को उस समय जब हंगामा हो गया, जब कंपनी के मालिक ने टीम पर पैसा मांगने का आरोप लगा दिया। इसके संबंध में उसने थाने में जाकर तहरीर भी दे दी। वह टीम के साथ बदसलूकी को लेकर विभाग के अधिकारी थाने में डटे रहे और उनकी तरफ से भी तहरीर लिखी जा रही थी। शाम को मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। नहीं, 20 लाख रुपया इनका सेंटेक्स का बकाया मांग रहे हैं कि घूस मांग रहे हैं। यहाँ पर सब बातें बताइए, यहाँ सब कुछ दिखाइए भाई, यहाँ सब कुछ दिखाइए। पूरा भरा हुआ दिख रहा है, सब लोग दिख रहे हैं ना, सब लोग हैं। सुबह से 11 बजे से नाश्ता पानी हमने कुछ नहीं किया है, पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं और दुनिया भर की आज भी पैसा मांग रहे हैं लोग। कर दीजिए, निकलिए, होगा क्या होगा। गुप्ता बयान लीजिए आपका। 1 लाख स्टेटमेंट। देखिए, जांच हो रही है एसआईबी की और उसी क्रम में पूरा भौतिक सत्यापन हुआ है सुबह से जी। और बाइफर्केशन चल रहा है। अभी पंचनामा लिखा गया, ये पंचनामा में सहयोग नहीं कर रहा है, बस एलिगेशन लगा रहा है। पंचनामा में आपके लोगों के अलावा, विभागीय लोगों के अलावा क्या स्थानीय आदमी भी शामिल है? यहाँ के लोग दो चार कर्मचारी है, वो लोग शामिल है। कर्मचारियों को शामिल किया आपने? चलिए, यहाँ 20 लाख रुपए का जो आरोप लगा रहा है उसके बारे में एकदम गलत है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि वर्ष 2021 की प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 अगस्त 2021 को प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित 11 परीक्षा केंद्रों पर तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक निर्धारित 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित 11 परीक्षा केंद्रों पर तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक निर्धारित 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रति 2-3 परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पर्यवेक्षक तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने एवं शांति व विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र, गोपनीय परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु उप जिलाधिकारी सगड़ी धीरज कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट लालगंज, उप जिला मजिस्ट्रेट फूलपुर, उप जिला मजिस्ट्रेट मार्टिनगंज, प्राचार्य डायट अमरनाथ राय, बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद, उप जिला मजिस्ट्रेट बुढ़नपुर तथा सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प मुकेश कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की गई। इसी के साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक पर्यवेक्षक एवं एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उक्त परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु दिनांक 13 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट सचल दल दिनांक 17 अगस्त 2021 एवं 18 अगस्त 2021 को अपर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी की देखरेख में प्रथम पाली हेतु सुबह 6 बजे एवं द्वितीय पाली हेतु दोपहर 11 बजे कोषागार से परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे एवं अपनी परीक्षा केंद्र पर सामग्री प्राप्त कराकर अपने ही आवंटित परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक पालीवार परीक्षा समाप्ति के उपरांत अपनी देखरेख में उत्तर पत्र के बंडल एवं अन्य शील्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा जमा करना सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने समस्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व दिनांक 16 अगस्त 2021 को पहुंचकर वहां बैठक व्यवस्था, स्वच्छता तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था की पूर्व में ही पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। परीक्षा तिथि 17 अगस्त 2021 एवं 18 अगस्त 2021 को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 7 बजे तक प्रत्येक दशा में पहुंचकर अपने स्तर से कक्ष निरीक्षकों की कक्षावार तैनाती करते हुए कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0542 पर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपनी देखरेख में शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को संपादित कराएंगे। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत इसकी सूचना परीक्षा समिति के सदस्य सचिव को दी जाएगी। उन्होंने समस्त पर्यवेक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर बैठक व्यवस्था, स्वच्छता एवं सुरक्षा आदि व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें तथा परीक्षा भवन के सभी कक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व खुल जाएं तथा उनकी पूर्ण सफाई, बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था हो जाए। दिनांक 16 अगस्त 2021
आप भी केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैयारी बैठक में उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व पहुंचकर वहां अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 24 या उसके गुणांक में ही अभ्यर्थी बैठाए जाएंगे। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष का बराबर निरीक्षण किया जाएगा तथा ये परीक्षा नकल विहीन, निष्पक्ष एवं शुचिता पूर्वक संपन्न होने का बराबर अनुश्रवण करते रहेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो केंद्र व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट से संपर्क कर उसका समाधान कराएंगे। परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा भवन नहीं छोड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त केंद्र व्यवस्थापक नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 16 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में पर्यवेक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं वाणिज्य कक्ष निरीक्षक के साथ तैयारी बैठक में उपस्थित रहकर परीक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे। टीजीटी की परीक्षा है 17 और 18 तारीख को दोनों पालियों में हमारे 17 केंद्रों पर और 11 केंद्रों में अलग अलग पालियों में परीक्षा है। उसी परीक्षा के संबंध में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केंद्र व्यवस्थापक की बैठक बुलाई थी और उनको सेंसिटाइज किया गया है कि परीक्षा को सुचारूपूर्ण ढंग से संपन्न कर। इसी संबंध में बैठक हुई। नकल को किस तरह से रोकेंगे सर? नकल रोकने के लिए ही पूरा हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, 2 MI रहेंगे और प्रत्येक केंद्र पर हर एक कक्ष में एक विद्यालय के अध्यापक रहेंगे कक्ष निरीक्षक में, एक जिलाधिकारी द्वारा नामित कक्ष निरीक्षक रहेंगे। सर कोरोना को किस तरह पालन किया जाए सर? कोविड को लेकर कोरोना का पालन सभी को निर्देश है कि मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और दूर दूर बैठा लेंगे। तो ठीक है सर। और जो फोर्स पर्याप्त लगाया गया सेंटर्स पर और उस दिन जो आवागमन के हिसाब से भी ट्रैफिक रेगुलेट करने की व्यवस्था की गई है और परीक्षा के दौरान जो भी सुरक्षा संबंधी उपाय हैं उनके लिए कड़े उपाय किए गए। सर भीड़ भाड़ निकलने के बाद भी सर काफ़ी भीड़ भाड़ लग जाता है और कुछ अदृश्य भी होते हैं, चाहे कुछ बवाल भी हो संख्या सर। नहीं, उसके लिए पूरा फोर्स लगाया गया। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए पूरा फोर्स लगाया गया है। के मुबारकपुर में अलीनगर कटरा रोड स्थित ताज पैलेस में AIMIM की एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार AIMIM के सहयोग से ही गठित होगी, क्योंकि हम एक बड़ी कामयाबी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति दलितों से भी दयनीय है, जिसके जिम्मेदार पूर्व की सरकारों सहित मुसलमान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत से दूसरों को तो मजबूत किया लेकिन खुद की हालत पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारे दरवाजे सपा और बसपा दोनों पार्टियों के लिए खुले हुए हैं। कहा कि आज अकेले भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के सवाल पर शौकत अली ने कहा कि राजभर साहब भले ही भाजपा में चले जाएं, AIMIM और बीजेपी दरिया के 2 किनारे हैं जिनका मिलना असंभव है। भाजपा की बी टीम के सवाल पर शौकत अली ने कहा कि 2017 में सपा और कांग्रेस का समझौता था और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। इसके बाद भी भाजपा बड़े बहुमत से जीती। उस समय तो AIMIM ने अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इससे पूर्व अमिलो महाजन बाग स्थित चकिया मोड़ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फीता काट कर किया। चाहते हैं कि एक मजबूत अलायंस बने जिससे बीजेपी को रोका जाए और हम उसके लिए अपने दरवाजे सपा बसपा के लिए ओपन कर रखे। अगर वाकई में ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए सीरियस हैं तो मैं इन तमाम दलों को दावत दूंगा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें और मिल करके एक बेहतरीन अलायंस बना करके बीजेपी को रोका जा सकता है। क्योंकि 2017 में कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया, 2019 का सपा बसपा का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। MIM चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा तबका 20% आबादी है
और वो बहुत तेजी से बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब से प्रभावित होकर के नौजवान MIM की तरफ रुख कर रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, इसलिए हम तमाम लोगों से चाहते हैं कि यूनाइट होकर के बीजेपी को रोका जाए। तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर किस तरफ हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, MIM पार्टी उस मोर्चे का हिस्सा है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी जैसा कि माजी में हुआ, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, तो अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन MIM पार्टी और बीजेपी दरिया के दो किनारे हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि MIM सपा को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम उत्तर प्रदेश में एक सीट पे चुनाव नहीं लड़े, बावजूद उसके 60 सीट पर अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये MIM पर इल्जाम नहीं है। आप साफ लफ्जों में कहिए कि हमको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है जी। तो मैं आपको बता दूं, जिस कौम ने 70 साल में कभी संघ और बीजेपी को वोट नहीं डाला, और बीजेपी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस ने कहा कि संघ को रोकना है, कांग्रेस को वोट डालो, हमने संघ को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट डाला। आज बीजेपी को रोकने के लिए कभी समाजवादी, बहुजन समाज की बात की जा रही है। सालों से जिस कौम ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, उस कौम के लीडर के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्जाम और बोहतान है। ये सिर्फ बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान कौम के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी को, जबकि सच्चाई ये है कि सपा का यादव बीजेपी के साथ है, बसपा का दलित बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के साथ है। लेकिन MIM के साथ जुड़ने वाला, वो MIM के साथ जो वंचित समाज है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, कभी ये बीजेपी के साथ न जा सकता है, न कभी बीजेपी को वोट का मुस्तकबिल किस तरह से? अगर मुबारकपुर को आजमगढ़ का दिन कह दिया जाए तो ये कम ना हो। और दूसरी चीज, मुबारकपुर आजमगढ़ का एक ऐसा शहर है और एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज्यादा टैक्स यूपी गवर्नमेंट को इस जिले में देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका हमारे बुनकर भाइयों का रहता है, जिसके बारे में कभी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुनकरों को मुफ्त में बिजली देंगे। 221 जीत करके आए, 2012 में 5 साल सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने बिजली मुफ्त बुनकरों को नहीं दी। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने लाइट का बिल बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिया, 1500 से 2000 कर दिया। कहीं न कहीं हमारा जो बुनकर तबका है वो परेशान हाल है, उसके बच्चे भूखे हैं। आज पावर लूम खड़े हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है उसका पूरा कारोबार यहाँ से उठ करके बाहर चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के जनपद प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत रोडवेज स्थित श्री साई होटल में किया गया। आजमगढ़ व मऊ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने व्यापारियों के हित में चर्चा करते हुए प्रशासन से कई प्रस्ताव भी रखे। श्री मिश्र ने कहा कि 3 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री से शनिवार की बंदी समाप्त करने के लिए लिखित मांग की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। साथ ही जो व्यापारी GST देते हैं उन्हें अलग से 5 लाख का जनरल बीमा दिए जाने एवं खाद्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा जारी लाइसेंस के रिन्यूअल की परंपरा को समाप्त किए जाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करने की उन्होंने बात कही। कोरोना काल में जिस व्यापारी परिवार में कोई भी कमाने वाला ना बचा हो, उस व्यापारी परिवार की मदद सभी व्यापारी मिलकर करें एवं उस परिवार से शासन द्वारा मांगी गई सूचना का निस्तारण सभी व्यापारी वर्ग करे, जिससे उस मृत व्यापारी के परिवार को कष्ट का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी अतिथियों एवं व्यापारियों का स्वागत करते हुए व्यापारियों को एकता बनाए रखने एवं संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष से व्यापारियों को पेंशन देने की शासन से मांग करने का प्रस्ताव रखा। बैठक को उमाशंकर ओमर, जिला अध्यक्ष
मऊ एवं संत प्रसाद अग्रवाल नगर अध्यक्ष आजमगढ़ द्वारा भी संबोधित किया गया। संचालन आईटी मंच के जिला अध्यक्ष अमन गर्ग द्वारा किया गया। ये कोरोना के बाद में व्यापारियों को जिस प्रकार की समस्या आई है, तो ये केवल आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल एक भ्रमण का कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को जान करके सरकार के सामने उनको रखने का कार्य व्यापार मंडल करने का कार्य कर रहा है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ आए हुए हैं। व्यापारियों की समस्या कुछ आप बताएंगे क्या करें? देखिए, अलग अलग प्रकार की समस्याएं। एक तो लगभग हर जिले में 4-5 केस ऐसे हैं जिनमें व्यापारियों के यहाँ कोई करने वाला नहीं बचा। सारे लोग जो काम करने वाले थे वो नहीं रहे, उनकी समस्या है। खाद्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी जगह जगह पे बात आई है। अन्य भी जो समस्याएं आ रही हैं मंडी समिति को लेकर के, उन समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उनको हम सरकार के सामने रखने का कार्य करेंगे। व्यापार मंडल कह रहा है कि अधिकारियों से पुलिस प्रशासन सबसे त्रस्त आ गई है, हर जगह लोग वसूली कर रहे हैं, हर जगह क्या करना चाहिए? नहीं, हमने कहा ना, हमने पहले ही कहा है कि खाद्य विभाग को लेकर के जो मोस्टली समस्याएं, जो मुख्यतः समस्याएं आई हैं, वो खाद्य विभाग को लेकर के आई हैं। तो उनकी समस्या हम नोट कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री लेवल से बात करेंगे। हमने ये बात मुख्यमंत्री जी से पहले भी कही है। हालांकि ये बात सही है कि बड़े स्तर का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल का था, लेकिन अभी सड़क पे भ्रष्टाचार, अफसरों का भ्रष्टाचार कंटिन्यूअस है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके लिए भी कोई एक योजना बनावें जिससे हम व्यापारियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्र जी पहली बार पधारे हैं, उनके साथ और भी पदाधिकारी आए हुए हैं और आज यहाँ वो बैठक लिए हैं। और इस बैठक में मेन उनका जो मुद्दा था वो ये था, संगठन को मजबूत बनाना और सदस्यता अभियान चल रहा है। जिलों का भी चुनाव होना, प्रदेश का भी चुनाव होना है। इसके पहले हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी इसके जो प्रदेश के अध्यक्ष थे और वो इस समय अब वो हमारे बीच अब नहीं हैं और अभी स्मृति शेष उनका है। और आप जो है इधर लगातार पूरे पश्चिमांचल का दौरा करते हुए अब इधर पूर्वांचल में आप दौरा कर रहे हैं। और ये गोरखपुर में 7 जिलों की उन्होंने बैठक लिया और आज ये आजमगढ़ में बैठक ले रहे हैं और इसके बाद कल जो है बनारस में भी 7-8 जिलों का बैठक है। आज बड़े में कहाँ लोग सम्मिलित हो रहे हैं? आज आजमगढ़ और मऊ के लोग बैठक में भाग ले रहे हैं। और हमारे जो है श्री उमा शंकर तोमर जी जो हमारे दाहिने तरफ हैं, आप जो है हम लोग के गार्जियन भी हैं और मऊ के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। हमारे बगल में संत प्रसाद अग्रवाल जी नगर के जो है अध्यक्ष हैं और आईटी मंच के हमारे अध्यक्ष जो है क्या नाम है कि आप लोगों के द्वारा इनको कुछ शिकायतें, कुछ परेशानियां व्यापार मंडल बताई जाएंगी? व्यापार मंडल की जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं, उनको आग्रह किया गया है, नई मांग भी किया गया है उनसे। जीएसटी के बारे में और जो है पेंशन, व्यापारियों को पेंशन मिले, इसके बारे में भी उनसे बात किया गया है। क्योंकि इस समय जो है योगी जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय आए हुए थे कानपुर में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अध्यक्ष बनने पर स्वयं बधाई देने के लिए कानपुर आया हूँ। मतलब उन्होंने यह कह करके मुकुंद मिश्र जी का सम्मान किया। उन्हीं के साथ ही हमारे कार्यालय के प्रदेश के प्रभारी माननीय सुनील कुमार पांडे जी भी हैं, साथ में और भी पदाधिकारी उनके साथ चल रहे हैं। आप लौट चलें। जी हाँ, लोगों ने ये भाव सूत्र अपनाते हुए एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू कर दिया है और उसी की वानगी है कि कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। कोरोना से जंग के लिए ज्यादातर लोग घरों में काढ़ा तैयार कर पी रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इलाज के लिए अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। कोरोना को वही लोग मात दे पा रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद को ही सर्वोत्तम माना गया। लोगों ने पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अब अपनाया, वो अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी शुरू कर दिया। गिलोय, काली मिर्च, अश्वगंधा, अदरक व तुलसी आदि के उपयोग के साथ आयुर्वेद औषधियों की डिमांड भी बढ़ी है। वहीं घरों में ताजा व संतुलित आहार भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए हुए है। आयुर्वेद दवाइयों के आए सकारात्मक परिणाम के चलते कोरोना काल में आयुर्वेद औषधियां प्रभावी सिद्ध हुई। एंटीवायरल दवा के मुकाबले संक्रमण के दौरान गिलोय व अश्वगंधा के बेहतर सकारात्मक परिणाम सामने आए। आयुष मंत्रालय ने भी इन्हें असरकारक बताया तो लोगों में और विश्वास पैदा हो गया। अब लोग घरों में अपने स्तर पर काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। कहना ना होगा कि अब लोग औषधियों से बढ़ा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी पावर। कोरोना संक्रमण में सुरक्षा के लिए मुख्य भूमिका इम्यूनिटी सिस्टम ही रही है।
वो ही मरीज कोरोना में जल्द रिकवर कर रहे हैं या बच रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद औषधियों के अच्छे परिणाम है। ज्यादातर औषधियों जैसे हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, गिलोय आम घरों में उपलब्ध हैं। इनसे लोग अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोग घरों में काढ़ा पी रहे हैं। लिहाजा ये सत्य है कि कोरोना काल में आयुर्वेद को संजीवनी मिली। लोगों ने भी इसे दिल से अपनाया। आयुष मंत्रालय ने भी संक्रमण काल में आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग पर मुहर लगाई। वेदों में भी आयुर्वेद औषधियों का वर्णन है। जब एंटीवायरल दवाएं बेअसर हुई तो लोगों का रुझान आयुर्वेद पर बढ़ा, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। आयुर्वेद के प्रति बड़े लोगों के इस विश्वास को लेकर पैथी के डॉक्टर भी अब उत्साहित हैं और नई नई योजनाओं पर कार्य करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि सरकार ने बहुत इस पे कार्य किया, प्रचार प्रसार ने, हमारे निदेशालय ने भी काफ़ी प्रचार प्रसार में काम किया। इसका असर ये पड़ा कि मरीज़ जागरूक हुए कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से बढ़ सकती है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कोरोना काल ख़त्म होने के बाद से मरीज़ों की संख्या है वो आयुर्वेद में बढ़ गया है। अच्छा मैम, अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम दिख रही हैं आपको। ओपीडी व्यवस्था है, आईपीडी व्यवस्था है, जो संसाधन है उसमें हम लोग चिकित्सा कार्य करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब हमारा जो हॉस्पिटल है उसका चयन HWC में हो गया, मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। अब हमें एक आशा एएनएम से कनेक्ट किया जाएगा और डोर टू डोर फैसिलिटी दी जाएगी पेशेंट्स को। खास करके एक चीज़ होती है प्रकृति परीक्षण, जिसके बारे में भी आम जनता को नहीं पता है, जो पता चल जाएगा। हम उसका एक डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठा करेंगे। सेकेंड, आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत बढ़ गई है, जैसे हाई बीपी, जैसे आपका कैंसर। तो इसको लेकर भी एक अलग सर्वे स्टडी होगी जो हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से होगी। और हम फोकस करेंगे रेफरल पे। अमूमन पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर हम 20 साल पुरानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले आए या कोई दूसरी बीमारी, तो हमने 2 दिन आयुर्वेद की दवा खाई और ठीक हो गया, तो ये ऐसा प्रोग्नोसिस होता नहीं है। तो जहाँ हमें रेफ़र करने लायक होगा पेशेंट कि हमसे ज़्यादा सुविधा कहीं मिल रही है, हम वहाँ पे पेशेंट को रेफ़र करेंगे। की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा दी गई है। अच्छा, जब आपने बताया कि अभी HWC से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको लेके यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या क्या डेवलप कर जाएंगी? हाँ, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसमें हम हर्बल गार्डन डेवलप करेंगे। खास करके जो औषधीय पौधे हैं, तो पौधे हम भारतीयों के पास तो हमेशा से रहे हैं, पर हमें उसे औषध के रूप में कैसे प्रयोग करना है ताकि आप घर बैठे बैठे भी इस्तेमाल कर सकें, उस पर हम ज़्यादा फोकस करके लोगों को जागरूक कराएंगे। और बीच बीच में कैंप है, सभा है, उसके माध्यम से जागरूक करना। सेकेंड, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ इधर बड़ी हैं, भारत एक हब बन गया है कैंसर का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का। इन बीमारियों पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। और थर्ड, प्रकृति परीक्षण पे और रेफरल, जहाँ ज़्यादा सुविधा है वहाँ हम रेफ़र करेंगे। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।